गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक। तो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग नाउ विद यूनिट 3। यूनिट 3 इज अबाउट टू थिंग्स, वन इज ओनरशिप एंड वन इज डिलीवरी। ओनरशिप एंड डिलीवरी को कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा। यहां पर ओनरशिप वाला जो सेक्शन है वो बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ओनरशिप को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओनरशिप 101% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 101% मतलब क्वेश्चन आता ही आता है ओनरशिप के ऊपर। डिलीवरी के ऊपर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, तो देख लेते पहले ओनरशिप का कवर करते हैं। ओनरशिप का जो पॉइंट है वो चालू होता है सेक्शन 18 से लेकर 18 से चालू होगा और वो 30 तक कवर होगा ओनरशिप, मतलब ओनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद 31 से चालू होगा डिलीवरी वाले सेक्शंस। ओके, 31 से लेकर 44 तक डिलीवरी वाले सेक्शंस काम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी पास होनी चाहिए? आंसर इज यस। आंसर इज यस। बिना उसे प्रॉपर्टी पास हुए तब तक गुड्स पास ही नहीं होगा। सर ये क्यों डिस्कस करें अपन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी? बिकॉज रिस्क किसका? अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और प्रॉपर्टी पास नहीं हुई तो गुड्स किसके? रिस्क किसका? सेलर का। अगर प्रॉपर्टी पास हो गई और उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, बायर का। ये रिस्क डिस्कस करने के लिए हमारे लिए डिस्कशन पॉइंट आता है। इसमें पहले दो सेक्शन है जिसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है एक्चुअली, 18 एंड 19। सर 18 एंड 19 क्या है? तो सबसे पहले 18 क्या बोलता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। जब तक गुड्स स्पेसिफिक या स्पेसिफिक नहीं, सॉरी असर्टेन नहीं होते तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। तो गुड्स को प्रॉपर्टी पास करने के लिए क्या करना जरूरी है? असर्टेन। अच्छा मेरे को बताओ, अगर स्पेसिफिक है तो असर्टेन ही है ना ऑलरेडी। तो भाई प्रॉपर्टी पास होती है जब असर्टेन होते हैं। तो कौन से गुड्स में प्रॉपर्टी पास नहीं होती है? अनअसर्टेन। अगर गुड्स अनअसर्टेन है तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। सेक्शन 18। सेक्शन 19 बोलता है इंटेंशन ऑफ पार्टीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टीज का कंडक्ट कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ओके, सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे, कंडक्ट कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उसके ऊपर ये आपको एप्लीकेबल करना होगा। अगर ये कहीं पर भी नहीं लिखा है और ये साइलेंट है तो आगे की जो सेक्शंस है वो आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। ओके, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क। तो सबसे पहला 18 और 19 बहुत रेयर सिनेरियो है, बस 18 को याद रखना। 18 जब तक गुड्स स्पेसिफिक नहीं, असर्टेन नहीं होते तब तक गुड्स प्रॉपर्टी पास नहीं होती, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है सर स्पेसिफिक गुड्स के लिए सेक्शन 20, 21, 22। ये ध्यान रखिए स्पेसिफिक गुड्स के लिए। ओके, अब स्पेसिफिक गुड्स में आपको तीन चीजों में ध्यान रखना है। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स है। ओके, अच्छा स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में डिफरेंस क्या था याद करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ तब भी ऑलरेडी गुड्स डिफाइंड थे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तब गुड्स अनअसर्टेन थे और बाद में उसको अलग से किया, दैट इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक गुड्स, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी गुड्स डिटरमाइन कर लिए गए थे। तो सर तीन चीजें, स्पेसिफिक गुड्स है, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो प्रॉपर्टी इमीडिएट पास होगी। स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और आपको कुछ करना होगा ओके डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, तो प्रॉपर्टी पास कब होगी? जब सेलर वो करेगा जिससे वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा और बायर को इंटीमेट करेगा कि वो उसने डिलीवरेबल स्टेट में ले दिया है। और तीसरा सिनेरियो, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन सेलर को कुछ तो करना है, वजन करना है, कुछ करना है थ्रू डिटरमाइन द प्राइस। तो यहां पर प्रॉपर्टी पास कब होगी? ओके, जब प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी और वो कम्युनिकेट हो जाएगा किसको? बायर को। तो 20, 21, 22 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा, इसके एग्जांपल को ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। इफ रिमेंबर, एक एग्जांपल मैं आपको याद दिला देता हूं, डिलीवरेबल गुड्स का मैं एग्जांपल बता देता हूं। एक तो पैकिंग होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो इजी है। दूसरा इफ रिमेंबर कारपेट है। मैंने आपको बोला था मेरे रूम में आओगे, कारपेट बिछा के फिर जाओगे, इसके लिए मैं आपको 10,000 दूंगा। आप कारपेट लाके रख दिए थे और अगले दिन ओके आप बिछाने वाले थे, लेकिन बिफोर दैट कारपेट चोरी हो गए। ओके, कौन रिलायबल रहेगा? सेलर। क्यों? क्योंकि गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट में। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब होते थे? जब वो बिछाए जाते थे। बिछाए ही नहीं थे तो डिलीवरेबल स्टेट में थे ही नहीं। ओके, तो आपको डिलीवरेबल स्टेट को कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, तो सेक्शन 20 क्या बोलता है? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। बात खत्म। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया स्टोरी खत्म। सेकंड, जब डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस ऑफ। यानी दो चीज करनी है, डिलीवरेबल स्टेट में लाना है और बायर को नोटिस दे देनी है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और इसके बाद है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन द प्राइस, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। इज दैट पॉइंट क्लियर बडी? ये होने के बाद है ओके, ये 3 पॉइंट में ध्यान रखना, ये तीनों किसके लिए एप्लीकेबल थे? स्पेसिफिक गुड्स। 20, 21, 22 स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड। ओके, ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, उसके हिसाब से आंसर लिखना। अगला आता है 22 के बाद, 22 का लॉजिक के बाद आता है 23 विच इज फॉर अनअसर्टेन गुड्स। यहां पर आपको दो एलिमेंट है। सबसे पहले अनअसर्टेन गुड्स क्या हो गए? असर्टेन हो गए। तब गुड्स कैसे होता है? तो भाई अगर भाई साहब ध्यान रखना, अनअसर्टेन गुड्स है, नो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस द अंटिल गुड्स आर असर्टेन। ये तो क्लियर है। असर्टेन मतलब 100 बेल्स ऑफ कॉटन थे, मैंने 10 बेल अलग से निकाल के रख दिए, दैट इज व्हाट वी कॉल। तो बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन, एंड दूसरा है बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। ये दो सब सेक्शन ध्यान रखना है। इसका पहले मैं सेकंड क्लोज कर देता हूं, बहुत इजी सा पॉइंट है, आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके 1000 की क्वांटिटी थी, उसमें मैंने 100 अलग से निकाले, आपके 100 गुनी अलग से निकाली और 100 गुनी कैरियर को दे दी, बात खत्म। जैसे ही कैरियर को दे दी, गुड्स की प्रॉपर्टी पास हो गई, किसको? बायर को। पर ये कौन से गुड्स की बात हो रही है? अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स में जिस दिन आपके साथ रिश्ता बन गया उसी दिन प्रॉपर्टी पास हो गई, कैरियर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अनअसर्टेन गुड्स में से असर्टेन किया और मैंने कैरियर को दे दिया, तब जाके प्रॉपर्टी पास हो गई। ये 23 सबसेक्शन 2 है। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये तो आपको आई होप ये तो अच्छे से याद ही होगा। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट द गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी पास हो जाती है। तो कैरियर, मेरे को बताओ, कुरियर वाले के पास जैसे ही प्रॉपर्टी चली गई, किसकी जिम्मेदारी? बायर की, सेलर की नहीं। ओके ये ध्यान रखना। लेकिन व्हाट इफ सर, ओके जब भी गुड्स गोडाउन में पड़े, लेकिन ओके 1000 से मैंने अलग कर दिया 100, इस केस में प्रॉपर्टी पास कब होगी? तो इस केस में अगर मैंने 100 अलग कर दिया, आई होप यू रिमेंबर द एग्जांपल, मैंने बोला गुड्स गोडाउन में पड़े हैं, 100 में 1000 में से मैंने 100 अलग करके रखे और मैंने ये कर दिया कि भाई ये है तुम्हारे गुड्स, ये है बायर के गुड्स। ओके क्या प्रॉपर्टी असर्टेन हो गई? यस, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या क्या है? ओके अभी तक कैरियर के पास गया नहीं है, अभी तक किसके पास नहीं गया? कैरियर। ओके इमेजिन करो मैंने गोडाउन है, आपने आज कांटेक्ट कर लिया। ओके एक 18 तारीख होगी, कांट्रैक्ट कर लिया। ओके 18 नहीं, आज क्या तारीख है? 21, 22, 23 तारीख, 22, 23 जो भी तारीख रहेगी, कांट्रैक्ट मैंने 1000 में से 100 अलग कर दिए। और भाई साहब दिमाग लगाओ, जैसे ही 100 अलग किए हैं, 100 मैंने जैसे ही अलग किए हैं, ओके तुम्हारे हो गए क्या? अब इमेजिन करो उसमें आग लग गई, अब मैं बोलूंगा तुम्हारे जल गए, तुम्हारे जल गए, ओके तुम्हारी लॉस। तो बोलेगा अरे भाई मेरे को किधर बताया था? तो इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको होनी चाहिए। जो मैंने अलग किए थे, पहला पॉइंट वो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन से। सेकंड, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कौन से गुड्स के लिए होता? नॉट स्पेसिफिक, मतलब अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। कौन से गुड्स है? अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। तीसरा, वो गुड्स कौन से स्टेट में होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट। ये तीसरी कंडीशन। चौथा, हमने जो असर्टेनमेंट किया, या तो तेरे अप्रूवल से मैंने किया या मेरे अप्रूवल से तूने किया। ओके असर्टेन गुड्स कर लिए। आई होप एवरी क्लियर। अप्रोप्रिएशन, नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने अलग किया इट वाज अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल, आई एम नॉट रिजर्विंग एनी राइट्स, आई एम नॉट रिजर्विंग एनी राइट्स, अनकंडीशनल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो अप्रोप्रिएशन हो रहेगा ये कैसे हो सकता है? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। सर ये अप्रोप्रिएशन कब, एक्सप्रेस और इंप्लाइड जो अप्रूवल हो रहेगा अप्रोप्रिएशन के लिए, वो कब हुआ रहेगा? या तो जब मैंने अप्रोप्रिएशन किया उसके पहले, या अप्रोप्रिएशन किया उसके बाद, कभी भी हो सकता है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो सेक्शन 23(1) बोलता है ओके अब गुड्स किसके हो गए? बायर के हो गए। लेकिन ये कौन से गुड्स की बात चल रही है? अनअसर्टेन। तो अनअसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी दो तरह से ट्रांसफर होती है। पहला पॉइंट, ओके बायर से पूछ के मैंने गुड्स अलग कर दिए, या दूसरा मैंने गुड्स कुरियर वाले को दे दिए विदाउट रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजल, तब जाके पॉइंट होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि भाई मैंने गुड्स कुरियर वाले को दे दिए, 100 गुनी थी, 100 गुनी निकाली और कुरियर वाले को दे दी, और मैंने कोई भी राइट्स ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजल नहीं रखे हुए, मेरे को बताइए ओके कौन से सेक्शन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर को? 23 सबसेक्शन 2। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने 1000 में से 100 बाजू में निकाल के रखे और मैंने बायर के बंदे को बता दिया ये रहे तुम्हारे गुड्स, और बायर का बंदा मैं बोला कि मैं बाद में डिलीवरी करके लेके जाऊंगा। तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है बायर को? यस। कौन से सेक्शन में? 23(1). ये दो याद रखना, बड़ी याद रखना। आई होप क्लियर बड़ी। ओके तो देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर विच गुड्स? अनअसर्टेन एंड असर्टेन। ओके डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन या तो सेलर बायर को पूछ के करेगा या बायर सेलर को पूछ के करेगा। ओके अप्रोप्रिएशन, असेंट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, और आइदर और बिफोर अप्रोप्रिएशन हो सकता है। आई होप ये आराम से याद रह सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप केस ध्यान रखना। ओके सर इसको एग्जांपल के लिए क्या ध्यान रखने का? 1000 गोडाउन में पड़े हैं, 1000 गोडाउन में पड़े हैं और मैंने 100 बाजू में निकाल के रख लिए। ओके बाजू में रख दिए। क्लियर है बड़ी? ओके 100 बाजू में रख दिए, दैट इज व्हाट योर कॉन्टेक्स्ट कम्स इनटू पिक्चर। इफ यू आर सेपरेटेड 100 फ्रॉम दैट 1000 देन ओनली दिस कॉन्सेप्ट विल कम्स, बट दैट 100 हैज बीन कुरियर्ड, दैट इज 23(2), देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस 23(1) एट ऑल। तो टेक्निकली 23(1) कब आएगा? जब मेरे ही गोडाउन में पड़े लेकिन मैंने कुरियर को नहीं दी है। 23(2) कब आएगा? जब वो किसके पास चलेगा? कुरियर के पास। 23(2) भी क्लियर है। 23 ओवर। 24 अपना फेवरेट है भाई साहब, सेल्स ऑन अप्रूवल। तो भाई साहब यार मिस नहीं करना चाहिए। मेरे को बताओ सेल्स ऑन अप्रूवल में गुड्स प्रॉपर्टी पास कब होती है? सबसे पहले एग्जांपल ध्यान रखना, सेल्स ऑन अप्रूवल क्या है? मैंने गुड्स बेचे कि नहीं बेचे? बेचे, पर तुम्हारे पास तुम्हारे हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि अभी भी सेलर की प्रॉपर्टी क्यों की तुमने अभी तक क्या नहीं किया? अप्रूवल। और इसमें कंडीशन क्या होगी? 15 दिन में तुम मेरे को बताओगे कि तुम्हें गुड्स चाहिए कि नहीं कीजिए। पहली कंडीशन, तुमने 10वें दिन बता दिया मैं ले रहा हूं,
प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई? 10वें दिन में। 15 दिन तक तुम कुछ भी नहीं बोले, चुप बैठे। 15-16वें दिन प्रॉपर्टी बायर की। एंड तीसरा, दूसरे दिन तुमने वो गुड्स प्लेज कर दिए, बात खत्म, बायर की प्रॉपर्टी। सेक्शन 24 क्लियर है। लेकिन इसके साथ में और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ओके, अगर कैश ऑन सेल बेसिस रहेगा, तो सेल बेसिस रहा तो ये प्रॉपर्टी जब तक पैसा नहीं आता तब तक प्रॉपर्टी किसकी? सेलर की। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और ये याद रखना जरूरी है 24 को यूज करते वक्त। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने टीवी बेचा है, मैं एग्जांपल 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत शिद्दत से रिकॉल करना, मैं सारा का सारा अपडेट कर दे रहा हूं। टीवी मैंने बेचा, जब टीवी मैंने बेचा था, मैंने गुड्स मैंने तुम्हें दिया था 15 दिन में तुम बता दो। दूसरे दिन भूकंप आया और टीवी डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, कौन लायबल? सेलर। ओके, इसमें सेलर की लायबिलिटी होगी। रीजन सिंपल है, क्योंकि यहां पर गलती दोनों की नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर ये बायर के हाथ से टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा? बायर। ओके, बायर। ये सेक्शन 25 बोलता है, याद है ना बड़ी? सॉरी 26 बोलता है, रिस्क प्रॉपर्टी ऑफ बायर्स, बायर केस में। ओके, बायर या सेलर डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर बायर और सेलर की गलती नहीं है तो ये प्रॉपर्टी के सेक्शंस लगेंगे। अगर बायर सेलर की गलती है, जिसकी भी गलती है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा ना बड़ी। ओके, तो ये याद ध्यान रखना है। ओके, तो पहला पॉइंट, ओके, जब मेरे को बताओ, द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, रिटेन द गुड्स विदाउट नोटिस ऑफ रिजेक्शन एंड डज समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट। ये तीनों एंड और ये और पहला पॉइंट सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, यानी 10वें दिन बोलता है मेरे को चाहिए। ओके, रिटेन गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन और एक्सपायरेशन एट सच टाइम। 15 दिन हो गए और कुछ भी नहीं बोलता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, डज समथिंग, दूसरे दिन वो क्या करता है? गुड्स प्लेज करता है, बात खत्म, गुड्स उसकी हो गए। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी देयर डज नॉट पास टू बायर अंटिल द पैसा नहीं मिला। भारत माता की झेपा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, एक एग्जांपल आपको मैंने क्लास में भी दिया था और वो भी अच्छे से याद रखना। अगर ए सेलर है, ओके, ए नहीं रखते सेलर बायर को, एकदम सेलर और बायर रखते हैं। एस सेलर है, एस ने बी को गुड्स दिए, ओके, और बोला 15 दिन में मेरे को बताना। ओके, क्या करना है? बी ने 2 दिन में गुड्स है ना, ओके, किसको दे दिया? सी को दे दिए। ओके, क्या सी को क्या किया? प्लेज किया, प्लेज कर दिया। अब क्वेश्चन है, क्या एस सी से गुड्स मांग सकता है? नहीं। एस के पास एक ही ऑप्शन है, यहां पर वो बी से प्राइस ले सकता है, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल से ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बी की हो गई। याद आया बड़ी? लेकिन अगर ये सेल्स ऑन कैश बेसिस पे था, सेल्स ऑन कैश बेसिस पे था, तो जब तक कैश पे नहीं किया तब तक गुड्स किसका? सेलर का। अगर ये सेल्स ऑन कैश बेसिस पे था, तो क्या यहां पर सेलर ओके सी से गुड्स मांग सकता था? यस, दैट वाज द सिनेरियो। ये दो में आपको डिफरेंशिएट ध्यान रखना है, मैंने केस स्टडी क्लास में बताई थी और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में ये ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, तो आई होप 24 वी कैन क्लोज इट आउट बड़ी। 24 में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 24 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 24 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 25 एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ओके, मैं अपने राइट रिजर्व, कंडीशन है, तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तब तक तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा। ओके, भेजेगा नहीं। एग्जांपल सर, इसमें क्या होता है? जब कुरियर वाले को दिया जाता है, उसको बोला होगा पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक गुड्स नहीं देना, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक गुड्स उसको देने का नहीं है। ओके, याद रखने का। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो कंडीशन दो चीज है, लेकिन इसमें अपने एक ऑलरेडी डिस्कस किया था, बिल ऑफ लीडिंग। अगर बाई चांस बायर को चला गया लेकिन उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और बिल ऑफ लीडिंग उसके पास रखा हुआ है, क्या वो ओनरशिप क्लेम कर सकता है? नहीं। ओके, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा तब तक राइट्स ऑफ डिस्पोजल नहीं है। ओके, तो यहां पर याद रखना, सेक्शन 25 का कॉन्सेप्ट क्लोज होना चाहिए। द सेलर मे बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन एज द केस में बी रिजर्व द राइट टू डिस्पोज द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड। और कंडीशन में दो कंडीशन याद रखनी है। पहला, पैसा नहीं आया, ओके, प्राइस नहीं आया, और दूसरा पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हुआ? एक्सेप्ट नहीं किया। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी हुआ, ओके, बात खत्म। ओके, सेलर गुड्स किसके है? गुड्स किसके है? गुड्स किसके? सेलर के या बायर के? सेलर के। इवन बायर के पास बिल ऑफ लीडिंग है तो भी गुड्स किसके है? सेलर के। वो बिल ऑफ लीडिंग जो बायर ने लिया वो धोखे से लिया हुआ है। आई होप याद होगा बड़ी। ओके, और 26 तो मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत है। रिस्क किसकी होगी? रिस्क किसका है? जिसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है, इसकी एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पता है। ओके, यानी जिसने गलती की है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जांपल, रिस्क प्रॉपर्टी बायर की चली गई थी लेकिन गुड्स अभी भी पोजीशन किसके है? सेलर है, उसके ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी? सेलर की। अच्छा, प्रॉपर्टी अभी भी सेलर की है, बायर के पास पोजीशन है, सेल ऑन अप्रूवल का, गुड्स तेरे घर पे दे, टीवी घर पे दे, टीवी की ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? बायर की। लेकिन बायर ने गलती कर दी, तो भाई रिस्क किसका? बायर का, एज ए बेली। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हुआ है, बात खत्म। When the property therein transferred to the buyer, the goods are set to the buyer risk whether the delivery has been made or not. Exception क्या है? The goods are at the risk of the party in fault or by special agreement. Okay, party in fault का कॉन्टेक्स्ट क्या था? बेली, जिसने गलती की हुई है, और बाय स्पेशल एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया है, भले प्रॉपर्टी पास नहीं, तुम गुड्स लेके गए घर पे, ओके, और पहले से लिख दिया था कि भाई भले तुम खरीदो ना खरीदो, अगर नुकसान हुआ तो तुम्हें भरना पड़ेगा, भूकंप आया तो भी तुम्हें भरना पड़ेगा, तो फिर तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा ना। ओके, यूजुअली देखो, ओके, मैं जब गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो यूजुअली गाड़ी का एक डेमो होता है। डेमो मतलब क्या? टेस्ट ड्राइव लेने जाता हूँ, मानो वो मेरे से लिखा के लेते हैं, अगर गाड़ी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मेरी रहेगी। मेरे को बताओ, मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी वो,
मैंने खरीदी थोड़ी है, लेकिन वो गाड़ी चलाते वक्त नुकसान कर दिया, बायर एट फॉल्ट, रिस्क एट फॉल्ट, पार्टी इन फॉल्ट, गलती तुम्हारी है, तुम चलाते ढंग से नहीं हो, इसीलिए तुम्हें भरना पड़ेगा पैसा। इधर पॉइंट क्लियर? तो 26 भी मेरे ख्याल से क्लियर है भाई साहब, क्लियर है क्या? रही अगला सर पढ़ाओ तो 27 है, नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स, आंसर इज यस। बट पहले एकदम क्लियर कट याद रखना, ओके, नॉन ओनर कैन नॉट सेल द गुड्स, ये लिखना भूलना मत। कौन बोलता है? सेक्शन 27। अरे जो ओनर ही नहीं है वो आगे क्या ओनर देगा? नेमो दैट कॉट, ओके, नॉन हबेट, याद आ गया बड़ी? ओके, बात खत्म है, तेरे पास ओनरशिप ही नहीं है, तू आगे कैसे देने वाला है? लेकिन अगर यही प्रिंसिपल बहुत तोड़ फॉलो किया, जो बायर इनोसेंट बायर है, जो गुड फेथ में काम करता है, उस बायर के लिए तो नुकसानदायक है, इसीलिए इसके कुछ एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहले याद रखना है सेक्शन 27 क्या बोलता है? सेलर कैन नॉट ट्रांसफर ए बेटर टाइटल टू बायर ऑफ द गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज, ओके, नेमो दैट क्वाड नॉन हबेट, ओके, याद रखना पड़ेगा, विच मींस दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन एकदम इजी आंसर है, आई होप याद होगा। सबसे पहला 27 का एक्सेप्शन कौन है? मर्केंटाइल एजेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 27 नहीं है, प्रोवाइजो टू 27, ओके, और इसमें मर्केंटाइल एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करना चाहिए, अपने पावर्स में काम करना चाहिए, और गुड्स इसके पोजीशन में होने चाहिए, ओके। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे मर्केंटाइल एजेंट में। दूसरा पॉइंट, ओके, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। मैं, विनोद सर और प्रशांत सर तीनों जॉइंट ओनर्स है, ओके, मैंने उसको भेज दिया क्योंकि गुड्स मेरे पोजीशन में थे। क्या सामने वाले को राइट टाइटल, वैलिड टाइटल मिलेगा? यस, ओके, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट है? गुड फेथ, गुड फेथ भूलने का नहीं। अगला पॉइंट, सेल बाय द पर्सन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मां कसम तुमने मेरे से गाड़ी उठाई थी बंदूक के नोक पे, ओके, अभी तक पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं किया, क्या मेरे पास वॉइडेबल का ऑप्शन था? यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 16 कोर्शन वाला पॉइंट, 15 कोर्शन वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? और 19 में क्या यूज कर सकता हूं? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन अभी तक किया क्या मैंने? नहीं, उसके पहले ही तुमने गाड़ी किसी और को बेच दी, क्या सामने वाले को गाड़ी के लिए वैलिड टाइटल मिलेगा? यस। कौन से सेक्शन में? 29। उसके बाद 30 के 2 ऑप्शन थे, याद होगा तो 30 सबसेक्शन 1, 32 सबसेक्शन 2। एग्जांपल, बायर के पास ओनरशिप चली गई है, पोजीशन सेलर के पास है और सेलर ने बेच दी है, क्या बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा नए बायर को? यस। दूसरा सिनेरियो है, ओके, अभी यार दूसरा ऑप्शन है, ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास, और बायर के पास क्या है? पोजीशन, और बायर ने आगे दे दिया, क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? यस। अपन ने डिस्कस किया ना प्लेज वाला भी, ओके, सेल ऑन अप्रूवल पे सेक्शन 30 में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोपल, सर ये किस में पढ़ते हैं अपन? एजेंसी में। एजेंसी में इस चीज को अपन क्लियरली देखते हैं कि भाई कैसे वर्क होता है एस्ट्रोपल का कॉन्सेप्ट, याद है ना बड़ी? एस्ट्रोपल मतलब सामने थर्ड पार्टी को बता दिया कि गुड्स ये है, और जो जिसकी ओनरशिप है वो चुप बैठा था, तो अभी और जो नया बायर है वो उसके लिए तो वैलिड टाइटल मिलने वाला है। अगला पॉइंट है 54, अनपेड सेलर, क्या उसके पास राइट टू रीसेल है? यस। लेकिन आपको याद होगा तो राइट टू रीसेल में उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी सेक्शन 54 के अंदर, पर वो कंडीशन की वजह से ये नए बायर को वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं है, नए बायर को वैलिड टाइटल मिलना ही मिलना है। एंड लास्ट पॉइंट, सेल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। सर अदर एक्ट मतलब कौन सा? ओके, अगर आपको याद है लिक्विडेटर ने बेचा है, बेलर बेली वाला कॉन्टेक्स्ट अपन ने पूछा था, पाउनी सॉरी बेलर बेली नहीं पाउनी, सेल में 178 178A 179 याद आया बड़ी? तो 178 पाउनी वाले ने तो ओनर नहीं है, तो वो भी अदर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, ये भी वैलिड टाइटल मिल जाएगा। भारत माता की झेपा बड़ी। तो यहां पर ओनरशिप की कहानी खत्म हो जाती है। ओनरशिप के लिए तोड़ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 20 से मतलब एक्चुअली चालू होता है 18 से, लेकिन 18 19 कुछ काम का नहीं है। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इधर तक ओनरशिप पे ध्यान रखना। आई एम टेलिंग यू 100% श्योर शॉट है, और मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी होगी इस सब्जेक्ट पे, मतलब ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आ गई तो काम खत्म हो जाता है आपका। अगला आता है सर डिलीवरी का। अब डिलीवरी सर क्यों चाहिए? डिलीवरी लॉजिक सिंपल है, डिलीवरी कब मानी जाएगी? डिलीवरी जब होगी तो परफॉर्मेंस माना जाएगा, डिलीवरी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस माना नहीं जाएगा। परफॉर्मेंस मतलब क्या होगा? परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ब्रीच आएगा, ब्रीच आया तो सेक्शन 73 74 75 आएगा। तो सर पहले तो डिलीवरी माने कि नहीं माने गुड्स के बारे में, ओके अच्छा सर डिलीवरी मैंने आपको क्या बोला था? स्टिपुलेशन किसका इंपॉर्टेंट है? एज टू डिलीवरी और एज टू प्राइस। डिलीवरी एज टू प्राइस का जो भी आगे पीछे हुआ तुम यूनिट 4 में देखो, अनपेड सेलर का डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इधर देखेंगे। अब सर सबसे पहला पॉइंट, ओके, डिलीवरी के लिए सेक्शन 31 32 क्या बोलता है सर? 31 32 तो एकदम सिंपल है, ओके हाँ बस बायर एंड सेलर की ड्यूटीज क्या बताई हुई है, आई होप ये याद है क्लियरली। बायर का काम है क्या करना? ओके गुड्स लेना और पैसे देना, सेलर का काम है गुड्स देना, ओके डिलीवर करना। तो इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बायर पेमेंट से। आत्मा क्लियर है? 31 32 में वही लॉजिक रखना है। 33 से डिलीवरी चालू होती है। डिलीवरी क्या मानी जाएगी? तो आई होप आपको याद होगा 33 में डिलीवरी क्या मानी जाएगी? जो आपने ये 3 लिखी हुई है ना उसी को खाली थियरी में लिखा हुआ है। सर कौन से 3? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। और अपन ने जब थियरी लिखी थी इसकी क्लास में तो अपन ने क्लियर ये तीनों को कैसे लिखा था याद है क्या? तीनों को अपन ने थियरी में सेम लिखा है पर वही नाम है। तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? सिंबॉलिक हो गई डिलीवरी मान जाएगी, ओके कंस्ट्रक्टिव हो गई डिलीवरी मानी जाएगी, एक्चुअल हो गई डिलीवरी मानी जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में अगर आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिला दूं, आगे पढ़ने वाले हैं 36 में पढ़ने वाले हैं। अगर मेरा गुड्स मैं सेलर हूं और मेरे गोडाउन में एक गुड्स पड़े हुए हैं और वो थर्ड पार्टी है, और मैं जब उसको बोलूंगा कि गुड्स मैंने बायर को बेच दिया भाई, ओके एग्जांपल मैंने एरन को गुड्स बेच दिए, ओके एरन को जब उससे कम्युनिकेट होगा कि मैं गुड्स तेरी बिहाफ पे हूं तब डिलीवरी मानी जाएगी, तब तक एक्नॉलेजमेंट वो 36 में आता है, पर 33 के लॉजिक से डिलीवरी मान ली जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर?
33 वाला कॉन्सेप्ट है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, मेरे को बताओ इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी क्या है? ओके, पार्ट डिलीवरी इज डीम्ड टू बी फुल डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्ट वाज डिफाइंड फॉर पार्ट डिलीवरी, अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्ट वाज डिफाइंड फॉर पार्ट डिलीवरी। आई होप एवरीबडी क्लियर। ओके, यानी एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही था कि अगले महीने आप 100 यूनिट दोगे, अगले महीने 200 यूनिट दोगे, उसके अगले महीने 300 यूनिट दोगे। अब यहां पर पार्ट डिलीवरी मानी जाएगी, फुल डिलीवरी मानी, लेकिन मैंने आपने 1000 यूनिट का बोला था। ओके, और आप 500 लेके गए, मेरा क्या गलती है? ओके, मैं तो रखा था ना पूरा गोडाउन में निकाल के, तो मेरे हिसाब से कौन सी डिलीवरी मानी जाएगी? होल डिलीवरी। और यही लॉजिक से ओके, अगर आपको याद होगा यूनिट 4 में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी इज फुल डिलीवरी। तो भले वो 500 लेके गए, 500 आपके पास है, ओके, 500 आपने कुरियर किए होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि क्या माना जाएगा? डिलीवरी हो गई है। ओके, तो याद रखने का सेक्शन 34 तोड़ काम आता है अनपेड सेलर के टाइम पे भी, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी। ये होने के बाद आता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। मेरे को नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए। कौन बोलेगा डिलीवरी किधर करने की है? बायर। बायर बताएगा कैसे डिलीवरी करनी है। प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन बताएगा? बायर। ओके, पर सर वैसे मैं बता दूं, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया प्लेस ऑफ डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नहीं तो अगर बाई चांस कॉन्ट्रैक्ट में बताया नहीं है, तो जिधर सेल हुआ है उधर डिलीवरी होगी, और या तो फ्यूचर गुड्स के लिए होगा, मैन्युफैक्चर्ड जिधर होगा उधर से डिलीवरी मानी जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, 36 टाइम ऑफ डिलीवरी, रीजनेबल टाइम, याद है बड़ी? ओके, गुड्स इन पोजीशन विद थर्ड पार्टी, ये तो ये भी डिस्कस कर लिया। 36 सबसेक्शन से है, सब सबसेक्शन है। वो कब होगा? वो जब सामने वाला पार्टी बोलेगा, एक्नॉलेज करेगा, तब वो डिलीवरी मानी जाएगी। टाइम टू टेंडर फॉर डिलीवरी, कौन से टाइम में जाओगे? कभी रात को नहीं जाओगे, यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, जो भी आपको रीजनेबल आवर्स में जाना है। सर एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा? सेलर। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा? सेलर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और अगला पॉइंट अगर आपको याद है, रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी कर दी। ओके, तो इसमें 3 सिचुएशन थी। परफेक्ट। पहले पॉइंट, ओके, 1000 का क्वांटिटी का ऑर्डर था, तुमको 600 दिए, मैंने 600 दिए, कम दिए, तो क्या करना? रिजेक्ट द होल करो, या तो 600 ले लो और 600 का ही पेमेंट करो। हाँ, 1200 भेजी मैंने, 1200। ओके, रिजेक्ट होल करो, 1000 ही रखो, 200 कैंसिल करो, 1200 रख लो, और जो एक्स्ट्रा है उसका पे कर दो। इजी आंसर है बड़ी। और तीसरा मिक्स क्वांटिटी। ओके, यानी 1000 बोले थे, 500 ओके सेम डिस्क्रिप्शन के, 500 लो क्वालिटी के, तो क्या करने का? 500 रिटर्न कर लो, या तो पूरा पूरा रिजेक्ट कर लो। इज दैट क्लियर? इसमें आप नहीं बोल सकते पूरा पूरा ये एक्सेप्ट कर लो, जितना तुम्हारा राइट है उतना ही तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, रॉन्ग क्वांटिटी का एक्सेप्ट नहीं करने का। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके, मतलब राइट जो क्वांटिटी का लिया उसके लिए प्राइस वाइज का वेरिएंस नहीं रहेगा। 37 काम आएगा, 37 भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 37 आई होप क्लियर है बड़ी? 37 को देख लेते हैं। वेयर सेलर डिलीवर्स टू द बायर ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, द बायर मे रिजेक्ट देम, बट इफ बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से पे करेगा। सेकंड, वेयर सेलर डिलीवर्स the buyer the quantity of goods larger than he contracted, the buyer may accept the goods included in contract and reject the rest, or he may reject the whole। 3 पॉइंट है। एक मिक्स क्वांटिटी का इसमें मिस हो गया, पर मिक्स क्वांटिटी का आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मिक्स क्वांटिटी में क्या कर सकता है वो? या तो पूरा रिजेक्ट कर सकता है, या जितना उसका डिस्क्रिप्शन का क्वांटिटी है उतना वो एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके लिए क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? ओके, ये होने के बाद इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। क्या इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो सकती है? ओके, बायर बाउंड नहीं है। बायर ने बोला मुझे 1000 चाहिए तो 1000 चाहिए, तो अगर मैंने 500 दिए तो ये रिजेक्ट कर सकता है। कौन रिजेक्ट कर सकता है? बायर। और ये अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है। सर कौन से सेक्शन में? 37 में क्या लिखा था? इफ रिमेंबर, जब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस करने जाऊंगा, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पे सर 4 चीजें थी। सबसे पहले क्या था? ओके, परफॉर्मेंस करते वक्त क्या करना, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस करते वक्त एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन कंडीशनल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट टाइम एंड प्लेस रीजनेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट एग्जामिन करना चाहिए। एंड चौथा होल ऑल ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए, पार्ट ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो उधर भी वो रोका हुआ है, इधर भी रोका हुआ है। तो अगर मैंने आपने 1000 मांगे और मैंने खाली 600 दिए, तुम रिजेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, और ये नॉन परफॉर्मेंस माना नहीं जाएगा तुम्हारे एंड से। 38 वाला पॉइंट, डिलीवरी टू कैरियर। सर डिलीवरी टू कैरियर मतलब किसको डीम कर दिया? डिलीवरी हो गई बायर को। सर डिटोरेशन इन ट्रांजिट में डिटोरेट हो गए गुड्स, किसकी जिम्मेदारी? बायर। लेकिन सेलर बियर कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता है यूजुअली बिजनेस में, मालूम है ना, सेलर बियर करता है। पर लेकिन किसका कॉन्सेप्ट है ये? बायर का। ओके, सर बायर को राइट टू एग्जामिन गुड्स देना चाहिए? यस। 41, अगर वो राइट टू एग्जामिन गुड्स नहीं दिया तो बायर क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? यस। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ पर रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। ओके, अगर आपको याद होगा यहाँ पर जो सेक्शन वाले पॉइंट है, ओके, इफ रिमेंबर 42, 43, 44। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, और 42 वाला पॉइंट क्या है? मानो किससे लिंक करना है? 24 एग्जैक्टली सेल्स ऑन अप्रूवल। याद है ना? उल्टा उल्टा
ओके, सेल्स ऑन अप्रूवल। तो बायर रूल्ड रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कब माना जाएगा बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, कब माना जाएगा बायर ने एक्सेप्ट कर लिया? तीन चीजें। सबसे पहले ओके उसने एक्नॉलेज कर दिया है, ओके सेलर को बोल दिया भाई मैंने ले लिया गुड्स। दूसरा जितने दिन में चाहिए थे दिन में चुप बैठा, तो इसका मतलब हमने मान लिया। और तीसरा या उसने कुछ ऐसा किया है जिससे मालूम पड़ गया है, तो गुड्स क्या कर लिया? एक्सेप्ट। ओके, ये तीनों चीजें किससे मैच हो रही है? 24 भारत माता की छिपा। ओके, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स। ओके, अगर आपको मालूम पड़ा है गुड्स एकदम भंगार आए थे या सही नहीं आए, ओके तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी है गुड्स रिटर्न लेने की? सेलर की, बायर की जिम्मेदारी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके, अगर बाई चांस ओके लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफरिंग द डिलीवरी गुड्स, ओके वो किसके लिए लायबल रहेगा? सेलर को। सेलर को लायबल रहेगा जो भी रिफ्यूजल हुआ रहेगा और रीजनेबल चार्ज, जो डिलीवरी का जो भी गुड्स की जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? सेलर की। ओके सॉरी बायर की, सेलर की नहीं है, रीजनेबल केयर। तो याद रखना ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेशन बाय द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी एंड आल्सो फॉर रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स। यानी बाद में वो बोल रहा है, जबकि सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैच हो रहा है। तो अगर बायर रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी, तो उसके लिए जो चार्जेस होंगे वगैरह जो भी रहेंगे वो कौन बियर करेगा? बायर। तो 42, 43, 44 किसके हिसाब से? बायर के हिसाब से। बट 33 से लेकर 44 ये किसके लॉजिक से बैठते बड़ी? ओके नहीं, ये किससे 31 से लेकर 44 डिलीवरी। ओके, डिलीवरी पे क्वेश्चन आए ना आए डजंट मैटर, मेरे को उससे पॉइंट नहीं है, लेकिन आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके लिए। ओके, इसमें से अगर आप मेरे को बोलोगे तो भाई साहब ये तोड़ इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, पार्ट डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 34, 37 ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। लेकिन अगर दो मार्क के क्वेश्चन आए, एक मार्क के क्वेश्चन आए, तो कुछ भी आ सकता है फिर तो। पर लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज को सुन लोगे वापस तो आराम से याद रह जाएगा, फटफट ध्यान रह जाएगा कितना टाइम है, क्या पॉइंट है, क्या स्ट्रक्चर रखना है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक। तो तोड़ मालिक, अस्सलाह वेस्ता।